उसको एक तरह से अभिनंदन उसका। अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर। करीब 53 लोगों को आज जो है ये सम्मान दिया गया, और जैसा कि हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि बहुत से लोग अनसंग हीरो जिनके बारे में देश और दुनिया में लोगों को बहुत कम जानकारी है, दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति भी जो राजनीतिक रूप से इस सरकार में जो आज सत्ता में जो पार्टी है उसके विरोधी रहे। मुलायम सिंह का आज जिक्र किया गया कि ऐसे ऐसे नेताओं को भी जिनका देश के लिए समाज के लिए कोई योगदान हो उसको ये सरकार जो है सम्मानित करने में कहीं पीछे नहीं हट रही। इससे पहले ये होता था, पद्म सम्मान ये माना जाता था कि पार्टी लाइन पर ही बढ़ते हैं, उन्हीं लोगों को बढ़ते हैं जो सत्ता में जो पार्टी होती है उसकी विचार के नजदीक होते हैं। लेकिन ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि जो लोग राजनीतिक विरोधी भी हैं लेकिन देश और समाज के लिए जिनका योगदान है उन्हें भी इस तरह से लगातार सम्मानित किया जा रहा है। बहरहाल ये हम आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे थे और आज का दो टूक हम शुरू करते हैं। दो टूक जो है आप जानते हैं आपका फेवरेट कार्यक्रम, मैं इसको शुरू करूं उससे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूं अपने तमाम जो दर्शक हैं उनका, क्योंकि दो टूक जो है हमेशा लगातार आपके प्यार के कारण जो है वो लगातार टॉप कार्यक्रमों की लिस्ट में शुमार है, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रमों की लिस्ट में शुमार है। इसलिए मैं इससे पहले कि कार्यक्रम को शुरू करूं आपको आभार प्रकट कर देता हूं। अब मैं आता हूं आज के विषय पर। आते हैं दो टूक का जो विषय है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भला क्या सामंजस्य हो सकता है, क्या ये दोनों पार्टियां एक साथ आ सकती हैं, एकजुट हो सकती हैं? आप कहेंगे संभव नहीं है, और यह सही भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म ही हुआ था कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ। कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस करप्ट पार्टी है यह कहकर ही राजनीति में कदम रखा था। तो ये दोनों पार्टियां भला एक साथ कैसे आ सकती हैं? उसी तरह से अगर मैं कहूं कि क्या टीएमसी और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि टीएमसी, भले टीएमसी जो है ममता बनर्जी वो निकली है, टीएमसी कांग्रेस छोड़कर टीएमसी उन्होंने बनाई है, लेकिन दो राजनीतिक कट्टर विरोधी हैं एक दूसरे के। ममता बनर्जी राहुल गांधी को नेता मानने तक को तैयार नहीं है, और टीएमसी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार हमले करते हैं। कांग्रेस के नेता टीएमसी की नेत्री ममता बनर्जी को यहां तक कह देते हैं कि उनका जो है मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ये पार्टियां भला एक साथ कैसे आ सकती है? और फिर टीएमसी और लेफ्ट क्या कभी एक साथ आ सकती है? कल्पना कीजिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टीएमसी का गठन ही लेफ्ट की गुंडागर्दी और लेफ्ट ने जो बंगाल में जो कुछ किया उसके खिलाफ टीएमसी ये कह के बनी कि हम दरअसल लेफ्ट की पार्टियां जो गुंडागर्दी करती है उसके खिलाफ जो है हम संघर्ष करते हुए बने। तो ये तमाम पार्टियां एक साथ आ नहीं सकती, क्योंकि एक दूसरे के विरोध में इनका गठन हुआ, एक दूसरे के विरोध में राजनीति करती हैं। लेकिन एक मुद्दा है जो इन तमाम पार्टियों को एक कर देता है, और ये तमाम पार्टियां एक महागठबंधन बना लेती हैं। और वो महागठबंधन क्या है? सोचिए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना उद्धव ठाकरे, इसके अलावा तमाम पार्टियां, आम आदमी पार्टी, बीआरएस, आरजेडी, सपा, ये तमाम पार्टियां आज एकजुट अगर नजर आ रही हैं तो सिर्फ एक मसले पर कि सीबीआई और ईडी जो है वो भ्रष्टाचार में जो आरोपी नेता है उनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई ना करे। ये तमाम पार्टियां एकजुट हो जाती है ये कहते हुए कि भाई सीबीआई और ईडी जो कर रही है, हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, वो गलत कर रही है, हमारे खिलाफ जो भ्रष्टाचार की जांच हो रही है वो गलत हो रही है। सोचिए देश में यह कैसा बदलाव है कि अपने राजनीतिक विचारों को छोड़ करके ये तमाम पार्टियां सीबीआई और ईडी के खिलाफ एकजुट हो जाती है, और यहां तक कि वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं ये कहकर कि सीबीआई और ईडी को रोकिए, माय लॉर्ड जज साहब, सीबीआई और ईडी को रोकिए, ये हमारे नेताओं के छापे मार रहे हैं, गुलाबी गुलाबी नोट जो है वो टीवी में दिख रहे हैं, हमारे नेताओं को जेल में डाल देते, तो मिलॉर्ड रोकिए सीबीआई ईडी को, नकेल कसिए। ये तमाम पार्टियां एकजुट हो गई, लेकिन विपक्ष का यह महागठबंधन नाकाम हो गया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ दिन पहले ही बीजेपी मुख्यालय में कहा था कि विपक्ष ने एक भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान शुरू किया है,
इसी महागठबंधन की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन विपक्ष का भ्रष्टाचारी बचाओ महाअभियान हो गया है नाकाम। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी भ्रष्टाचारी बचाओ महाअभियान को एक करारा झटका दिया है और ये विपक्ष ने अपनी बड़ी फजीहत करा लिया। सुप्रीम कोर्ट जाकर कोर्ट ने साफ कह दिया कि नेताओं को इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। नेता नागरिकों से उनको विशेषाधिकार नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जांच रुकवाने के लिए जो है अदालत आ जाते हैं। सुनवाई तक से इनकार कर दिया, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों के इस महागठबंधन को अपनी ये याचिका वापस लेनी पड़ी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर भी है और 24 और सिर्फ 23 की नहीं बल्कि मैं कहता हूं 24 के लिहाज से भी एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस खबर का इंपैक्ट असर जो है 24 के लोकसभा चुनाव पर होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कोई भी भ्रष्टाचारी बचने ना पाए। तो इसका मतलब साफ है कि अब जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम अभियान जो है जांच एजेंसियां शायद और पुख्ता तरीके से तेजी से आगे बढ़ाएं और उसके बाद विपक्ष आपको बार बार काले कपड़ों में सड़क पर नजर आए। यही सब कुछ लगता है अब 24 तक नजर आएगा। लेकिन इसी पर हम आज चर्चा भी करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए रिपोर्ट देखिए। देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से बौखलाई 14 विपक्षी पार्टियों को आज देश की सर्वोच्च अदालत से करारा झटका लगा। 14 विपक्षी पार्टियों ने सीबीआई और ईडी की लगाम कसने के इरादे से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन इस महागठबंधन की फजीहत तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि नेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती। कोर्ट ने विपक्षी महागठबंधन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। विपक्षी दलों ने कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अपनी याचिका वापस ले ली। दिलचस्प बात यह है कि सीबीआई ईडी की जांच के खिलाफ नेताओं को विशेषाधिकार देने की मांग करने वाली याचिका दायर करने वाले विपक्षी महागठबंधन में जो 14 पार्टियां शामिल हैं, उनमें कांग्रेस है, जिसके शीर्ष नेतृत्व में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड घोटाले के आरोप हैं। इस महागठबंधन में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी है, जिसके बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। बीआरएस है, जिस पर आम आदमी पार्टी के साथ शराब घोटाला करने का आरोप है। आरजेडी है, जिसके नेता चारा घोटाले और लैंड फॉर जॉब स्कैम में फंसे हैं। और एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जैसी सभी पार्टियां शामिल हैं। विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल भ्रष्टाचार करने से तो बाज आते नहीं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद जब जांच शुरू होती है तो कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी सदन रोकने का काम करते हैं। सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जनता में भी इनका चेहरा बेनकाब हुआ है और कोर्ट में भी असलियत जानने का मौका मिला है। भ्रष्टाचार का वैसे भी नेतृत्व कांग्रेस ही कर रही है और भ्रष्टाचारियों का भी। तो दुख तो इस बात का है कि जांच में सहयोग करने की बजाय बहाने बनाकर कोर्ट में मामले को और लटकाने का प्रयास किया जाता है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का अधिकार है जांच करना, उसमें सहयोग करें और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई समय रहते हो। ये जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, कई विपक्ष में जो है, ये लोग न्यायालय जाते नहीं अपना मुकदमा रद्द कराने, क्योंकि इनको डर है कि जब हलफनामा देंगे, तथ्य सामने आएंगे तो मुकदमा रद्द नहीं होगा। अभी तक सुना था कि व्यक्ति का अधिकार है कि वो जाता था सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ये 14 दल गए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, 3 सदस्य एक परिवार के जो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, वो जानवरों का चारा खा जाते हैं। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, गुलाबी गड्डियों में जिनके मंत्री पाए जाते हैं, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देने वाले और जिनके पूर्व उप मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान पाए गए, वो पापी आप। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस याचिका को निरस्त किया, रद्द किया, तो एक बात स्पष्ट हो गई कि जो बात विपक्षी दल, ये सारे प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचारी नेता
चीख चीख के कहते हैं उसमें सच्चाई नहीं है, बल्कि सीबीआई, ईडी, जो भी जांच एजेंसी है वो अपना काम न्याय संगत तरीके से, कानूनी तरीके से, संविधान के तहत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 हफ्ते पहले ही भाजपा के एक कार्यक्रम में जांच एजेंसियों के खिलाफ विपक्ष के इस गठजोड़ पर चुटकी लेते हुए कहा था कि विपक्षी पार्टियों ने भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान शुरू किया है। आज भारत का सामर्थ्य अगर फिर बुलंदी की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे हमारी एक मजबूत नींव है। ये नींव हमारी संवैधानिक संस्थाओं की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की है। इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। पर विपक्ष का भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान आज हो गया नाकाम। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला विपक्षी पार्टियों को 24 के चुनाव से पहले एक बड़ा झटका है और अब कोर्ट जाने वाली पार्टियों से न कुछ उगलते बन रहा है न निगलते। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक याचिका खारिज की जो 14 विपक्षी दल गए थे ईडी और सीबीआई के गलत आपके मुताबिक भेजा इस्तेमाल को लेकर, उस पर हमारे डॉक्टर अभिषेक सिंघवी आपसे मुखातिब होंगे, जल्दी ही होंगे, वही उस पर चर्चा करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह में सीबीआई अधिकारियों की पीठ थपथपाते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार के आरोपी बड़े बड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने से ना वो डरें ना हिचकें। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो, बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी डील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है। तो ये देश की इच्छा है, देशवासियों की इच्छा है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए, लेकिन विपक्ष ने बनाया भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान, पर आज हो गया वो नाकाम। सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने। आज दो टूक का मेरा सवाल जिस पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे वो आपके सामने है। मेरा आज का सवाल, विपक्ष का भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान हो गया नाकाम। 24 के चुनाव से पहले विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका। जी हां, सवाल एक बार फिर सुनिए। विपक्ष का भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान हो गया नाकाम।
24 से पहले विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका, मेरा आज का सवाल। और आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आइए मैं चारों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ 4 मेहमान आज की डिबेट में, आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। चारों मेहमान, फिलहाल 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, मैं परिचय करवा दूं। मेरे साथ अमिताभ सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और विपक्ष की तरफ से जो है सरकार पर लगातार हमलावर रहते हैं। मेरे साथ पीयूष जोशी हैं, पीयूष जोशी राजनीतिक विश्लेषक हैं, पर आम आदमी पार्टी को वो मोटे तौर पर सपोर्ट करते हैं। जल्दी मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह भी जुड़ेंगी, लेकिन शुरुआत करता हूं मैं तहसीन पूनावाला जी आप ही से। तहसीन पूनावाला जी, करवाली फजीहत विपक्ष ने अपनी एक तरह से, क्या कहेंगे? अशोक जी, दोबारा से आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला है, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 चीज़ है इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एजेंसीज है उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है वर्तमान सरकार द्वारा। देयर इज नो डाउट इन माय माइंड। स्टैटिस्टिक्स डेटा खुद जो एनसीआरबी और होम मिनिस्ट्री का डेटा है वो आपको बताता है कि जितने रेड्स हुए, उदाहरण के तौर पर ईडी के 115 रेड्स में से 109 रेड्स हुए विपक्ष और मात्र 6 हुए भाजपा और उनके साथियों पर। सीबीआई के 121 रेड में सिर्फ 115 हुए विपक्ष पर और भाजपा उनके साथियों पे हुए 5। तो ये तो खुद सरकार का डेटा है। इसके अलावा ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 0.5% है। मैं जानता हूं ईडी वाले कहते हैं 90, भाजपा वाले कहते हैं 90% हो गया 24 केस का। ये बात मैं जानता हूं, ये लोग ये स्टेटिस्टिक्स डालते हैं, लेकिन स्टेटिस्टिक्स में ईडी कहती है, बट ये सारे केसेस यूपीए समय के थे जो इसपे जी कहती है, लेकिन ये जो 95%, लेकिन वो यूपीए के दौरान के केसेस थे। तो एनडीए के दौरान के केसेस में कुछ नहीं हुआ, कन्विक्शन 0.5% ही 2014 के बाद। तो उस डेटा को भी हमें क्लियर करना चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल क्या है? सवाल 2 चीज है। अगर एक व्यक्ति जिसपे खुद भाजपा आरोप लगाती है कि ये भ्रष्ट है, अगर वो भाजपा पे आता है तब सिलेक्टिव एक्शन होता है या केस रुक जाता है। दूसरी बात, जिन केसेस पे खुद कोर्ट कहती है ईडी या सीबीआई की कार्रवाई होनी चाहिए, उदाहरण के तौर पर व्यापम जिसमें हम लोग कोर्ट गए थे, वहां पर जो मंत्री है, जो भाजपा के नेता है, उन पर केस नहीं होता। सिलेक्टिव एक्शन की बात हो रही है। यह एक्शन नहीं हो रहा कि अगर ऑपोजिशन में कोई करप्ट है उस पर क्यों एक्शन हो रहा है, सिलेक्टिव एक्शन की बात हो रही है। लेकिन मैं एक चीज इसके साथ जोड़कर कहना चाहता हूं, यह पिटीशन के बारे में जब मैंने सुना, मैं एक बहुत सीनियर वकील के साथ था जो वर्तमान सरकार के खिलाफ है, और पहला मेरा रिएक्शन और उनका रिएक्शन था सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को रिजेक्ट कर देगा। 2 चीज है, ये पिटीशन बहुत ही वेग पिटीशन था। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे नहीं जा सकते, इस तरह के पिटीशन ले सकते। ये जो सीबीआई ईडी कानून के तहत आते, इनका सीबीआई का लॉ है, ईडी की एक्ट है, सीबीआई दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत आती है। आपको एक्ट को चैलेंज करना पड़ेगा या स्पेसिफिक केस जहां आप पर कुछ गलत हुआ उसको चैलेंज करिए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। आप जनरल चले जाए, गाइडलाइंस दे, कैसे सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस देगा? दूसरी बात, पॉलिटिकल लड़ाई, सियासी लड़ाई आप प्लीज जमीन पर लड़िए, पॉलिटिकली लड़िए। ये लड़ाई कोर्ट में मत लड़िए। जितना पॉलिटिकल लड़ाई आप कोर्ट में लड़ोगे उतना आपका नुकसान होगा। विपक्ष से मेरी अपील है, अगर आप चाहते हो 2024 में सत्ता में आना, तो आप जो चीज अरुण जेटली जी ने कहा उस चीज को आप आगे कीजिए। कहे कि सीबीआई और ईडी को हम इंडिपेंडेंट करेंगे, इनके डायरेक्टर्स को चुनने में ऑपोजिशन के लीडर्स का हाथ होगा, और ये जो एजेंसीज है ये पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगी। अगर ये चीज आप आवाम के सामने ले जाओगे आपका फायदा होगा। सियासी लड़ाई कोर्ट में मत लड़िए। ये एक गलत पिटीशन था, मुझे पता नहीं कौन ऐसी एडवाइस देता है। हाँ, आपने कहा ना, मैं इसी बात पर तो आ रहा हूं तहसीन जी। मेरा मूल सवाल यही था कि मैंने जो शुरू में सवाल उठाया आपके सामने, आपने बहुत सारी चीजें कह दी, लेकिन मेरा मूल सवाल यही था कि विपक्ष ने करवा ली फजीहत, करवा ली ना फजीहत, मजा आ गया। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि विपक्ष जमीन पर लड़ता नहीं, विपक्ष के पास तर्क होते नहीं, तथ्य होते नहीं। आप कह रहे हैं कि आज आपने यहां पर टीवी चैनल में एक डिबेट में आपने बैठकर बोल दिया कि विपक्ष जो की सीबीआई ईडी का दुरुपयोग होता है, आंकड़े बताते हैं। यही आंकड़े लेकर के तो अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आंकड़े पर्याप्त नहीं है, इनके आधार पर इस पिटीशन को नहीं सुना जा सकता, इनके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता। यही तो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। मैंने एग्जैक्टली यही कहा कि विपक्ष के पांव जमीन पर नहीं है, विपक्ष हवा में है। काले कपड़े पहनो आप,
और जो आम आदमी पार्टी बनती है कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ, उसके साथ आम आदमी पार्टी के नेता जो है जमीन पर उतर के नारे लगाए, तो आपको कोर्ट में भी फजीयत होगी, जनता की अदालत में भी फजीयत होगी। तय है। जब संजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे जब एक साथ काले कपड़ों में नजर आते हैं ना, तो जनता भी उनको जो है मजा चखाएगी। इसलिए चखाएगी, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी का जब उदय हुआ था तो हमारे जैसे लोग जो है इस बात को लेकर खुश थे कि एक पॉलिटिकल पार्टी तो आई जो करप्शन को लेकर लड़ने की बात करती है, एक पॉलिटिकल पार्टी तो आई जिसने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। लेकिन आज वही पार्टी काले कपड़े पहन के भ्रष्टाचार के मामलों में खड़ी होती है कांग्रेस के साथ। तो फजीयत उनकी जनता में भी होनी तय है, सुप्रीम कोर्ट में तो आज हो ही गई है। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं। मेरे साथ अमिताभ जी जुड़े हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। अमिताभ जी, हालांकि जो है जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों पर राजनीतिक जवाब जो है बीजेपी से जुड़ेंगी प्रवक्ता, तो मैं उनसे लूंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे मामले में, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि विपक्ष जो है भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था, और आज जो आंकड़े लेकर गए, क्या वजह है कि कांग्रेस के जो वकील हैं, बड़े बड़े वकील हैं कांग्रेस के पास, लेकिन आज वो समझ ही नहीं पाए कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनकी ऐसी फजीयत होगी। कोर्ट और ये लोग इम्यूनिटी मांग रहे थे नेताओं के लिए कि भाई नेताओं को इम्यूनिटी मिल जाए कि करप्शन के मामलों में उनका जो अलग से एक विधान हो जाए, एक अलग से सिस्टम हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया कि तुम एक आम नागरिक को इससे ज्यादा उम्मीद मत करो। अशोक जी, धन्यवाद आपको कि इतने अच्छे सुंदर विषय था, इस पे आपने मुझे मौका दिया कहने का। शुरुआत मैं करूंगा तहसीन पूनावाला के जी की स्टेटमेंट। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात कहने की कोशिश की, उसमें अपने भी पॉइंट्स बढ़ाए और अपोजिशन को डिफेंड करने की भी कोशिश की। इन्होंने थोड़ा सा ये भी दिखाया कि मुझे लगता है इको हो रहा है थोड़ा। ओके, जरा प्रोड्यूसर देखिएगा, मुझे लगता है तहसीन जी का भी इको कर रहा था, उनको हमारी आवाज देर से मिल रही थी। अमिताभ जी को भी इको कर रहा है, जरा प्लीज इसको ठीक कर दे। जी मैं विषय पे आता हूं। तहसीन जी ने भी कहा कि इनके एक बहुत सीनियर एडवोकेट थे, इन्होंने एक तरीके से भविष्यवाणी कर दी थी कि इस केस का क्या होने वाला है। कोई भी व्यक्ति ऐसा ही मानता है यदि उसको थोड़ी सी भी जानकारी हो। देखिए, वरिष्ठ वकील कोई भी हो, अंत में वकील होता है। यदि उसके क्लाइंट ने उसको हायर किया, भले ही कमजोर केस हो, तो वो कोर्ट में जाके अपनी केस की पैरवी कर देता है। और मुझे पता है कि जितने भी समझदार वकील रहे थे होंगे, जिन्होंने कोशिश की, चाहे डॉक्टर सिंघवी हो या जितने भी लोग, उनको पता था कि इसका हश्र क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए, ऐसी स्थिति है यहाँ पर एक स्थिति यह है कि भाई इको कर रहा है, उनको अमिताभ जी बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से, जरा प्लीज देखिए उनको। देखिए, मैं एक ना कहना चाहता हूं। देखिए कि ऐसी स्थिति में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग अरेंजमेंट बनाया है, उसमें एमपी एमएलए कोर्ट स्टैब्लिश हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट जो है, उसके माध्यम से राजनीतिक जो जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उन सबों को अलग से कानूनी लाभ लेने के लिए मुझे लगता है कि व्यवस्था बनी है। क्योंकि न्यायालय पे जिसको भरोसा होगा और वो मानेगा कि वो निर्दोष है, तो चाहेगा कि मुझे जल्दी से निपटारा हो जाए। उसके लिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे एमपी एमएलए कोर्ट बना। अब आज ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें उस पर भी भरोसा नहीं है, और अब आप अलग से गाइडलाइन तय करिए। ये पूरी तरीके से बचकाना और साथ में कुंठा से ग्रस्त, फ्रस्ट्रेटेड और चाइल्डिश मूव है। मुझे लगता है कि इसका हश्र यही होना था, और वो डिसमिस्ड एट विथड्रॉन जिसको कहते हैं ना, वो डिसमिस किया कोर्ट ने। मैं कोर्ट में था उस समय, मुझे हंसी आ रही थी कि ऐसी स्थिति जिसमें कि लोग बच्चों की तरह जाके गिड़गिड़ा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आपने चीफ जस्टिस का वो जो बॉडी लैंग्वेज यदि देखा हो, या जिसने भी देखा हो, उसको इस जो कंबाइंड अपोजिशन का जो एक मूव था, उसमें जो बचकानापन था, उसको पर हंसी आ रही थी। सब लोग हंस रहे थे कि ये तरीका है क्या। कभी भी आप कोई भी चीज कोई कोर्ट के पास जाएंगे तो स्पेसिफिक लेके आइए। और आप सुप्रीम कोर्ट के ही एक ऑर्डर के बेसिस पे यदि 2017 में एमपी एमएलए कोर्ट बना है,
आपको उस पर भरोसा नहीं है? आप पे यदि रेड होता है कोई भी, तो रेड में यदि कुछ नहीं पकड़ा जाता है, तो तहसील में पूनावाला जी ने जो लिस्ट दी कि उसमें इतने ही लोग कन्विक्ट हुए, तो ये तो पॉजिटिव बात है। रेड से क्या डरना? यदि हमारा पूरा का पूरा जो केस क्लियर है, यदि मैंने कपड़े पे मेरे गंदगी नहीं है, तो मैं तो कहूंगा कि मुझे बिल्कुल बड़ी बात यही है कि भाई सवाल यही है कि भाई अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको तो देश की अदालतों पर भरोसा है ना, तो फिर आप जांच करने दीजिए। जांच से क्यों डरते हैं? अगर आपको जांच से डर लगता है तो फिर सवाल उठता है कि मतलब कुछ तो दाल में काला है। और इसीलिए देश की जनता को जब नेताओं के खिलाफ जांच होती है करप्शन के मामले में, तो देश की जनता को लगता है ठीक हो रहा है, क्योंकि देश की जनता मोटे तौर पर मानती है कि राजनीति में बहुत करप्शन है। इसीलिए देश की जनता जब सीबीआई ईडी जब जांच करती है तो उनके साथ खड़ी होती है। और फिर जब ईडी जब नोट बरामद करती है, नेताओं के बाथरूम से गुलाबी नोट जो है, सोने चांदी के आभूषण और जो है नोटों की गड्डियां जब बरामद होती हैं, तो लोगों को लगता है कि हां ये कार्रवाई तो ठीक हो रही है। इसलिए विपक्ष में शायद पॉलिटिकली इस मुद्दे को लेकर के जाने का दम मुझे लगता है कि नहीं था, और इसीलिए वो कोर्ट से इम्यूनिटी चाहते थे। अगर विपक्ष के पास इस मामले में दम होता कि करप्शन की लड़ाई को लेकर वो जनता के बीच जा सके, तो विपक्ष 5-6 महीने 7 महीने रुक करके 24 के चुनाव में इसको जनता के बीच ले जाता। लेकिन उसके पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट भागे कि इम्यूनिटी मिल जाए। इम्यूनिटी भी क्या मिले, बड़ी दिलचस्प पॉइंट्स हैं। अनिला सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी से। शुक्रिया अनिला जी। मैं आपके पास आऊं, उससे पहले पीयूष जोशी जी के पास जा रहा हूं मैं। अच्छा देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि क्या इम्यूनिटी चाहते थे नेता? ये चाहते थे अगर जो है आरोपी जो है जिसके ऊपर करप्शन की जांच चल रही है, अगर वो जो है तय शर्तों का पालन नहीं करता तो उससे कुछ घंटे पूछताछ कर लो या उससे हाउस अरेस्ट कर दो। वाह, मतलब नेताजी को चाहिए कि वो अपने बंगले में बैठे, उनको बंगले में हाउस अरेस्ट कर दो, उनको जेल में मत भेजो, क्योंकि वो तो नेताजी हैं। वो तो भाई देश के बड़े बड़े मंत्री रह चुके हैं, बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, इसलिए उनको तो हाउस अरेस्ट कर दो। आम लोगों की तरह उनको जेल में मत भेजो। आम लोगों के लिए जेल हो सकती है, नेताओं के लिए तो हाउस अरेस्ट होना चाहिए। पीयूष जोशी जी, आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी जिसके नाम में ही आम आदमी पार्टी है, वो उसके नेता भी इस पिटीशन में शामिल थे, जिनको लगता है, जो कहते थे वीआईपी सुविधाएं नहीं मांगेंगे, उनको अब जेल नहीं, जेल में जाने से पहले भी जेल की जगह उनको वीआईपी सुविधा चाहिए कि हमको जेल भी मिले तो वीआईपी मिले। आम आदमी पार्टी के साथ हमको कैसे आप जेल में डाल देंगे? बड़ा गजब है आम आदमी पार्टी का यू टर्न। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि जैसा कि हम सबको पता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो डिवीजन बेंच है उसने यदि इस चीज को बोल दिया है कि पुअरली ड्राफ्टेड है और काफी वेग है और जेनेरिक है, जो एप्लीकेशन थी, उनकी जो पिटीशन थी, तो उसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई शक शुबा नहीं है कि इट शुड हैव बीन बेटर ड्राफ्टेड। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाना चाहिए था। और एक मिनट पीयूष जी, आप आगे बोलो, उससे पहले एक जानकारी जोड़ दूं कि आपने जो कहा, मैंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, पवन खेड़ा जी ने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी जो इस मामले को लेकर कोर्ट में गए थे, वो इस पर बोलेंगे, वो इस पर जवाब देंगे। लेकिन जो जानकारी है, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने इस पर बोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि पुअरली ड्राफ्टेड ही नहीं है सिर्फ ये पुअरली अटेम्प्ट है, पूरा अटेम्प्ट ही पुअर है ये। तो इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी कह दिया कि अब वो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और यहां तक भी खबर आ रही है कि उन्होंने कहा इस मामले में अब कोर्ट में नहीं जाया जाएगा, क्योंकि ये पुअरली ड्राफ्टेड नहीं, पुअरली अटेम्प्ट था। जी ठीक है। अब मेरा सिर्फ ये कहना है, रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसमें 2 सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा और स्वास्थ्य। और जैसा कि आप जानते हैं, आपने नाम भी लिया, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी पीएमएलए एक्ट के तहत पिछले कई माह से बंद है और लगातार रिमांड जो है वो ईडी द्वारा बढ़ाई जा रही है। पीएमएलए एक्ट का जो हम जानते हैं कि जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, आप भी जानते हैं कि भाई वो ओनर्स जो है कि भाई हम गिल्टी नहीं है प्रूव करने का विपक्षी नेताओं के ऊपर है, या जिस भी व्यक्ति को आप पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार करते हैं। हमारा जो प्रॉब्लम है, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं हूं, पर ये जो सिलेक्टिविटी है सरकार की, सिलेक्टिविटी जो है ईडी और सीबीआई की, उसको लेकर सारी समस्याएं हैं। आप देखेंगे कि जैसे हम कई बार एग्जांपल देते हैं, हिमंत बिस्व शर्मा जी का लुई बर्जर केस का हम एग्जांपल देते हैं। दूसरा,
दिगंबर कामत जो थे गोवा के, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, जिनके बारे में यही कहा गया था और ईडी ने ही कहा था कि 16 अलग अलग शेल कंपनियां लुई बर्जर ने बनाई है, न्यू जर्सी बेस्ड जो कंपनी है, और उसने फिर करीब करीब 1000 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का काम किया है। तो क्या उनके ऊपर पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं बनती है? और किस तरीके से भाई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद में वो सारी कार्रवाइयां पोस्टपोन हो जाती है, उनसे एक बार पूछताछ तक के लिए आमंत्रण नहीं किया जाता है। और दूसरा जो विपक्ष के नेता है, जिनके खिलाफ, जिनके जैसे मनीष सिसोदिया जी के तो गांव तक हुआ है, लॉकर तक खंगाल लिए, ना कोई गुलाबी नोट मिला, ना कोई हरा नोट मिला, ना कोई पीला नोट मिला, ना कोई नीला नोट मिला। तो जब कोई भी किसी भी प्रकार का नोट नहीं मिल रहा है, ना कोई सोने के आभूषण मिल रहे हैं, ना कोई बेनामी खाते मिल रहे हैं, ना कोई बेनामी जमीन की रजिस्ट्री मिल रही है, तो जब ये सारी बातें होती हैं तो फिर ये बात सिलेक्टिविटी की तो आती है कि भाई दुरुपयोग एजेंसीज का किया जा रहा है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट खुद बोल चुकी है। पीयूष जी, आपने मनीष सिसोदिया जी के केस को जो है क्लोजली वॉच शायद नहीं किया है। आपने अभी देखा कि सीबीआई कोर्ट ने जब जमानत के लिए याचिका दायर की, क्या सीबीआई कोर्ट के शब्द थे, आपने देखा क्या? जी हाँ, मैं बिल्कुल जरा बताइए सर सीबीआई कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया की क्या शब्द थे सीबीआई कोर्ट? देखिए, मेरा सिर्फ यह कहना है, मैं वो शब्दों पे जाना ही नहीं चाहता। सर इंपॉर्टेंट है वो। ना एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक चीज बोलिए। पीयूष जी सुनिए, एक मिनट सर, मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ। आप मनीष सिसोदिया का बचाव कर रहे हैं, ठीक है, आप आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, मनीष सिसोदिया का बचाव करेंगे। आप कहेंगे कि उनके यहां से नोट नहीं मिले, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ठीक है सब। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि सीबीआई कोर्ट में अभी जब उनकी जमानत याचिका रद्द की तो सीबीआई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि ये किंग पिन है। उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि सारे जो इस वक्त तथ्य सामने आए हैं, उन तथ्यों से साफ लगता है ये 90-100 करोड़ का जो बड़ा खेल हुआ है, इसमें से सारी चीजें जो है मनीष सिसोदिया ऑपरेट कर रहे थे। और इसीलिए अदालत ने कहा कि इनको अगर जमानत दे दी तो ये जो है सारे सबूत भी नष्ट कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित भी कर। ये कोर्ट के शब्द थे सर, मेरे शब्द नहीं है। आप जांच एजेंसियों पर उंगली उठा सकते हैं, मुझे लगता है आपको अधिकार है, लेकिन इस देश की अदालतें अगर कोई चीज कहती है तो उसको आप ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप बड़ी कोर्ट में जाइए, चैलेंज कीजिए। आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। आप, दिक्कत क्या होती है ना सर, कोई भी क्लीन चीट नहीं दे रहा। ना मैं क्लीन चीट दे रहा हूं, ना कोर्ट ने अभी तक डायरेक्टली कन्विक्ट किया है। जो भाषा का उपयोग आप बता रहे हैं कि भाई ये किंग पिन है, ऐसा ही कोर्ट ने बोल दिया तो निर्णय ही हो गया ना सर। क्यों अदालत ने बोला है? अदालत ने बोला है नहीं, देखिए उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन मेंशन किया है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने रिमांड जो है वो दी है, एक्सटेंड की है। और ईडी को इसलिए लाया जाता है हर चीज में, भाई यदि आपको किसी भी एक नेता को जेल में रखना है लगातार, तो आपको ईडी को अल्टीमेटली लाना ही पड़ेगा। आप बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग किस चैनल से हुआ, क्या कितने अमाउंट का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, कौन से बेनामी खातों में मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, किसके थ्रू हवाला ट्रांजैक्शन हुआ, वो तो ईडी के पास में कोई सबूत है नहीं, सीबीआई के पास में कोई सबूत नहीं है। ले दे के एक बात करते हैं कि 18 फोन डिस्ट्रॉय करें, ये किया है, वो किया है। तो मेरा जो कहना है भाई, स्पेसिफिक्स की बात है, ईडी के थ्रू यदि आप चाहें, अशोक जी आप जानते हैं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, हम सब जानते हैं कि हम इनडेफिनेटली चाहें तो रख सकते हैं किसी भी व्यक्ति को जेल में, यदि हम अलग अलग चार्जेस अलग अलग टाइम पे फ्रेम करते रहेंगे और उन चार्जेस की इंक्वायरी के लिए रिमांड मांगते रहेंगे। इस तरीके से क्या होता है, एक परसेप्शन की लड़ाई है। मॉडर्न पॉलिटिक्स जो है पूरा परसेप्शन का खेल है। आप परसेप्शन पे जिस तरीके से चलते हैं, और पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मास मीडिया बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, नोएम चॉम्स्की की, तो हम जानते हैं कि किस तरीके से आप हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं, किस तरीके से सारी हेडलाइंस डिसाइड होती हैं, किस तरीके से बोला जाता है कि भाई प्रधानमंत्री द्वारा बोला जाता है कि भ्रष्टाचारी बचाओ। अरे भाई दिगंबर कामत जी की बात कर लीजिए, हिमंत बिस्वा शर्मा आपके नॉर्थ ईस्ट, मैं आपके पॉलिटिकल सवालों का जवाब अनिल जी से लूंगा, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ एक दो चीजें कह रहा हूं। आपने पीएमएलए एक्ट की बात की, मैं तो ये बता रहा हूं, और मुझे हैरानी हुई कि आम आदमी पार्टी के किसी सपोर्टर ने पीएमएलए एक्ट की जो है को कहा कि भाई ये मिसयूज इसका है, जबकि आम आदमी पार्टी, जब तक आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कहते थे कि पीएमएलए से भी कठोर कानून होना चाहिए। वो तो सर एक मिनट मैं आ रहा हूं सर, इंडिपेंडेंट, हाँ तो लोकपाल तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में भी क्या किया हमने देख लिया, वो दिल्ली में भी हमने देख लिया। अरविंद केजरीवाल, मैं तो पीयूष जी मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि आम आदमी पार्टी के नेता फाइलें ले लेकर रोज आते थे, रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि कांग्रेस का ये नेता भ्रष्ट है, वो नेता भ्रष्ट है, इसके सबूत मिल गए, उसके सबूत मिल गए। आज वो कह रहे हैं, कांग्रेस के साथ खड़े होकर कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ।
क्योंकि ईडी और सीबीआई की नकेल डालो और भ्रष्टाचारियों को जो है उनके ऊपर आरोप हो तो उनको हाउस अरेस्ट करो, उनको जेल में मत भेजो। इस मामले में जो है आम आदमी पार्टी आज एक्टिव है कांग्रेस के साथ। तो मुझे तो राजनीति का ये जो है ये इससे बड़ा प्रहसन, इससे बड़ा प्रहसन, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं अनिला, मैं राजनीतिक आरोपों के लिए जा रहा हूं जो आपने आरोप लगाया, लेकिन इंडिपेंडेंट है ही नहीं। सर अब इंडिपेंडेंट कोई भी नहीं है और कोर्ट भी आपकी सुनवाई नहीं करता, तो फिर आप लोग भी जाइए विदेश में जाके कहिए भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, भारत की अदालतें बिक गई हैं। वो आप लोग अभियान चला सकते हैं, उसके लिए आप उसके लिए नहीं सर वो भी कह सकते हैं। जो लोग आज कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कल को ये भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी बिकी हुई है और ये कहा गया कोर्ट के लिए कि कोर्ट के आदेश भी प्रभावित हो जाते हैं। तो आप लोग सबको सब एजेंसियों को एक लाइन से गालियां दीजिए, फर्क क्या पड़ता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं फिर इसी बात पर आ रहा हूं जो आप कह रहे हैं ना कि मिसयूज हो रहा है, उसका जवाब अनिला सिंह देंगी। लेकिन मैं एक बात का अनिला सिंह जी आपके पास आऊं उससे पहले एक बात और मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, वो ये कि जब विपक्ष के लोग कहते हैं ना, या विपक्ष की बचाव में जब लोग कहते हैं ना कि देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा इसके खिलाफ नहीं हुआ, उसके खिलाफ नहीं हुआ, दिगंबर कामत ये वो, तो मुझे लगता है अगर विपक्ष को, मेरी तहसीन जी आपने विपक्ष को एक सुझाव दिया था, एक सुझाव मैं भी विपक्ष को अपनी ओर से दे देता हूं ताकि उसको जनता के कुछ मत मिल जाए, जनता उनके प्रति कुछ नरम हो जाए। विपक्ष जब ये कहता है ना कि जी देखो हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं, और हमारे यहां झूठी कार्रवाई हो रही है, तो फिर जनता को लगता है कि भाई ये गड़बड़ मामला है। विपक्ष को जाके ये कहना चाहिए कि आप हमारे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहे हो, ठीक है सर, लेकिन अपने भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई करो। ये अगर विपक्ष कहेगा ना तो जनता का कुछ सहानुभूति मिल जाएगी कि देखो विपक्ष की डिमांड जेन्युइन है कि अगर आप मनीष सिसोदिया को पकड़ रहे हो, अगर आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को नेशनल हेराल्ड में उनके खिलाफ अभियान चला रहे हो, तो ठीक है भाई हमारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन अपने भी भ्रष्टाचारियों पर साथ साथ कार्रवाई करो, तो जनता की कुछ सहानुभूति मुझे लगता है मिल जाएगी। लेकिन अनिला सिंह, आंकड़े तो ये कहते हैं जो तहसीन जी ने दिए, भाई देखिए आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि 2013-14 से लेकर के अब तक जो है सीबीआई ईडी के मामलों में 600% की वृद्धि हुई है, 600% की, और इसमें 95% जो है विपक्षी दलों के हैं। तो फिर क्यों ना माने कि जांच एजेंसियां जो है वो दरअसल गड़बड़ कर रही हैं, जांच एजेंसियां सिर्फ विपक्ष को निशाना बना रही हैं। ये आरोप जो है, अगर ये आंकड़ों के साथ आरोप कोर्ट में नहीं माना जाता, लेकिन जब विपक्ष जाके जनता के बीच कहेगा तो फिर लोगों को इन आंकड़ों पर कुछ ना कुछ शक सुबह तो होगा ही ना। ये प्रश्न मेरे जी 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 अनिला जी आप ही से जी। जी मेरी सबको राम राम। बीच बीच में एक्चुअली ऑडियो चला जा रहा है तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था कि क्वेश्चन मेरे लिए जी। देखिए आज तो मैं कहूंगी कि अपने आप में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक वर्डिक्ट सुनाया वो अपने आप में एक नजीर स्थापित हो गया, एक उदाहरण स्थापित हो गया, और एक तमाचा पड़ा है इन सारे के सारे ये जो अलीबाबा 40 चोर के जो 14 लोग गए थे ना 40 चोर में से अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट को और फिर इनको विड्रॉ करना पड़ा। इतनी बेइज्जती कराकर ये लोग आए हैं, और जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हवा में बातें करेंगे आपके पास कुछ सबूत है, केवल ये कहने के लिए चले आए जी हमारे ऊपर बड़ी जाति हो रही है, वैसे तो हमने बहुत भ्रष्टाचार किए हुए हैं, हमारे ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए, हमको अच्छा ऐसा करें कि अगर करना है तो कुछ घंटे की जांच कर लें, अच्छा थोड़ा और कुछ करना है तो हाउस अरेस्ट कर लें। तमाशा बना के रखा हुआ है इन लोगों ने अशोक जी इस देश का। जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे आज आप देख लीजिए वो कहां के कहां पहुंच गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमारे देश का जो कबाड़ा किया उसी में से निकले हुए जो इतने सारे क्षेत्रीय दल हैं या उसी के एक तरीके से पेटेंट पे चले हुए फ्रेंचाइज लिए हुए बाकी जो राजनीतिक दल हैं, लेटेस्ट उसमें आम आदमी पार्टी है, उसी कदमों पे चल रहे हैं कि भ्रष्टाचार करो, अपनी दौलत बढ़ाओ, अगर चुनाव लड़ना है तो पैसा चाहिए, चाहे दारू बेच के पैसा हमें लेकर आओ, चाहे दवाइयों को बेचकर लेकर आओ, देश बेचकर आओ, खनन बेचकर आओ, बस पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए। अनिला जी पर यही आरोप तो आप पर भी लगते हैं ना कि भाई, और यही बात होती है कि ये आरोप आप पे, आपकी पार्टी पे भी लगते हैं, लेकिन यही तो बात हो रही है कि जब बीजेपी के पास कोई नेता होता है तो उसके खिलाफ जो है जांच होती नहीं है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाती है जांच एजेंसियां। तो जांच एजेंसियां क्यों एक तरफा कार्रवाई कर रही? कार्रवाई करें, देश को लगता है कार्रवाई करें, लेकिन ये थोड़ी है कि बीजेपी में सभी दूध के धुले हैं, बीजेपी में सभी जो है बड़े पाक साफ नेता हैं। दो बात कहूंगी, पहली बात तो ये है, एक उदाहरण दे दीजिए
कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई राजनेता दूसरे राजनीतिक दल से आए हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी इंटरोगेशन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं साहब, अब इनके ऊपर से सारी इंक्वायरी इंटरोगेशन हटा दीजिए। एक उदाहरण दे दीजिए। वो अभी मैं दूंगा तो पीयूष जी 10 नाम गिना देंगे, 10 जो है नाम तहसीन पूनावाला जी गिना देंगे। बिल्कुल गिनवाइए। ये कह दिया हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ गया हो। एक दे दूं? हाँ बोलिए तहसीन जी, बताइए। दूसरी बात ये, मैं 2 बात कहना अच्छा ठीक है, कह लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। उदाहरण दीजिए, शौक से उदाहरण दीजिए, पर तथ्यों के साथ दीजिएगा, हवा में बात मत करिएगा। दूसरी बात यह है, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने करप्ट हैं, हाँ आप ये बता दीजिए, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है जिन राज्यों में, वहां पर भी तो बीजेपी के नेता है ना साहब। आप अपने लेवल की इंक्वायरी स्टार्ट कर लीजिए ना, उदाहरणों के साथ आ जाइए, सबूतों के साथ आ जाइए, बता दीजिए कितना भ्रष्ट नेता है भारतीय जनता पार्टी का। कोर्ट को अप्रोच कर लीजिए, आज की तरह बेइज्जती तो मत कराइए कि बिना हवा पानी बस बनाए हुए हैं, सामने तथ्य कुछ रखने के लिए है। ओके एक बार छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद में तहसीन और पीयूष जी और अमिताभ जी भी इसमें जोड़ना चाहते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी बात मैं फिर कह रहा हूं कि क्या ये 24 के चुनाव के से पहले विपक्ष को एक बड़ा झटका नहीं है? क्योंकि अब तो ये 23 के पहले ईडी की कार्रवाई रुकवाने के लिए भी कोर्ट में गए थे, तब कुछ नहीं मिला, आज भी कुछ नहीं मिला। तो अब सवाल यह कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और प्रधानमंत्री बार बार संकेत दे रहे हैं कि करप्शन के मुद्दे पर यहां तक कह चुके हैं कि मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे कहते हैं मोदी जी रुकना नहीं है, कार्रवाई जारी रहेगी, जारी रहनी चाहिए। तो सवाल है कि 24 के लिहाज से क्या विपक्ष के लिए यह बड़ा सदमा, झटका नहीं है? आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। आज सुबह सुबह दुकान छोड़कर कहां जा रहे हो? मैं चला फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाने। अब ये कौन सा नया लाइसेंस आ गया? नया नहीं भाई, बहुत जरूरी लाइसेंस है। ये लाइसेंस अब सभी खाद्य सामग्री का व्यापार करने वालों के लिए अनिवार्य है। परंतु मेरी दुकान और काम तो बहुत छोटा है, फिर भी मुझे ये लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जिनका सालाना व्यापार 12 लाख रुपए से कम है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के मामूली से शुल्क पर। और जिनका व्यापार 12 लाख रुपए से ज्यादा है, वो 2000 रुपए के शुल्क पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब ये तो बताओ, इस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं हम लोगों के लिए? इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे ये हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कस्टमर के बीच हमारी साख मजबूत करता है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाता है, जो हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। अरे वाह, एक लाइसेंस के इतने सारे फायदे! ये तो हम सभी खाद्य सामग्री बेचने वालों को तुरंत ले लेना चाहिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जरूर चलो, दोनों साथ चलते हैं। फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आप खुद से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी, जो मयूर भवन कनॉट प्लेस पर स्थित है, के सुविधा केंद्र की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। तुम बॉडीगार्ड तो नहीं हो, पर तुमने हमारी रक्षा की है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने हमारी जिंदगी बचाई है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुम्हारे कारण हम स्कूल आ पाए हैं। तुमने हमारे घर की शान बढ़ा दी है। तुमने हमारे घर को अनमोल बना दिया है। तुम सिर्फ शौचालय नहीं, हम गरीबों के लिए इज्जत घर हो। जिस शौचालय की बात करने में कभी झिझक होती, वो शौचालय आज देश की सोच का अहम हिस्सा हो गया। स्वच्छ भारत की आदत के साथ आओ बनाएं नया भारत। तो दो टूक आप देख रहे हैं, विपक्ष का भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान हुआ नाकाम, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर के जो जांच एजेंसियों की कार्रवाई है उसको रुकवाने के लिए, जांच एजेंसियों पर नकेल कसने के लिए 14 पार्टियां, 14 विपक्षी पार्टियां जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नेता लोग जो है ना, वो अपने लिए अलग से इम्यूनिटी नहीं मांग सकते। आम नागरिक है, जिस तरह से आम नागरिकों के साथ होता है, जांच अगर हो रही है तो होगी, और उसको जो है इस तरह से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया। विपक्ष को यह याचिका वापस लेनी पड़ी, लेकिन लगता है कि 24 के चुनाव से पहले विपक्ष को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पीएम बार बार ये साफ संकेत दे चुके हैं कि करप्शन को लेकर के कोई भी जो है
वो जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेंगी। इन्हीं सब पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अमिताभ सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। अनिला सिंह जी बीजेपी से जुड़ी हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, और पीयूष जोशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक। तहसीन, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। तहसीन जी, ये आपने कहा ये इस पिटीशन को लेकर के आप जैसा व्यक्ति समझ रहा है, मुझे नहीं मालूम, इसमें ये एक बात कही गई थी इस पिटीशन में कि रिमांड और जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट नई गाइडलाइन तय करे। मतलब नेता ये चाहते हैं कि जांच एजेंसियों की जो है, जो नेता करप्शन के उसमें आ रहे हैं, उसको लेकर के रिमांड और जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट नई गाइडलाइन जो है जारी करे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मतलब कितनी नेता लोग वीआईपी कल्चर चाहते हैं कि करप्शन के मामलों में भी उनको जो है सीधा सीधा एक नई तरह की व्यवस्था उनके लिए बन जाए देश में। नहीं, वो नहीं था उसका मतलब, लेकिन मैं उस पर आता हूँ सेकंड हाफ में। मैं पहले, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता ने एक चैलेंज दिया आपके शो पे, और मैं इस शो को बहुत गंभीरता से लेता हूँ कि बीजेपी में एक नेता है जिन पे करप्शन चार्जेस है, आप बता दीजिए। वाईएस चौधरी साहब जो राज्यसभा मेंबर थे, इन पे ईडी के लगातार रेड हुए, 6000 करोड़ के बैंक गफले का इन पर आरोप लगा, 120 शेल कंपनीज का आरोप लगा, और यह आरोप मैंने नहीं, ईडी ने नहीं, बीजेपी के सिटिंग एमपी जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने लगाया। ईडी की लगातार इन पे कार्रवाई चालू हुई। फिर क्या हुआ? फिर हो गया कि ये आगे अमित शाह जी से इनकी मुलाकात होगी, आगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और अब कार्रवाई पूरी तरह से ठप। इस सिलेक्टिव एक्शन के बारे में बात करते हैं। दूसरा नाम देता हूं, सीएम रमेश, जो उन्हीं के साथ ज्वाइन किए, वो भी टीडीपी के एमपी थे। इनकम टैक्स की रेड हुई, शेल कंपनीज की बात हुई, उन्होंने कहा हम इनकम टैक्स को पर केस करेंगे, और हुआ क्या? बीजेपी में आगे सारे केस रफा दफा हो गए। हाल ही के दिन में कर्नाटका के एमएलए के पास लोक आयुक्ता की रेड हुई, करोड़ों रुपए घर से निकले, करोड़ों रुपए, वहां पर ईडी का केस नहीं हुआ। और ये वाईएस चौधरी के केस में, ये 2016-17 की बात थी जब ईडी के रेड चालू हुए, जब भाजपा ने उन पर आरोप लगाया, आज तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई। आज तक चार्जशीट क्यों फाइल नहीं हुई? इस सिलेक्टिव एक्शन की बात कर रहे हैं। जहां तक आपका सवाल था कि बेल के बारे में जो गाइडलाइंस की बात कर रहे थे, ये सिर्फ नेताओं के लिए नहीं था। इसमें मैं इस बात को मैं मानता हूं कि इस देश में एक लार्जर डिबेट होना चाहिए, क्योंकि लोअर कोर्ट्स और हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट लगातार सिटीजन्स को जेल में डाल रहे, और बेल नॉट जेल जो हमारा एक मैक्सिम है, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये टर्न अराउंड हो रहा है। खास करके ईडी में आप गिल्टी हो जब तक आप अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं करें। मैं ये मानता हूं कि किसी भी देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कोर्ट नहीं कर सकता, ये पार्लियामेंट को करना है, और इसकी चर्चा। तहसीन जी, आप बहुत जो है आप बौद्धिक और बहुत आप राजनीतिक जानकार व्यक्ति हैं, इसीलिए मैं आपसे चाहता हूं ये मेरे दर्शकों का ज्ञानवर्धन आप करें। अभी पीएमएलए एक्ट को लेकर के पीयूष जोशी भी सवाल उठा रहे थे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ये पीएमएलए एक्ट कौन लाया था, कब आया था, ये आप मेरे दर्शकों को बताएं कृपया। ये 2002 में इसका 2002, 2004, 2008 और 2018 के अमेंडमेंट्स, लेकिन जो 2018 के अमेंडमेंट्स है वो फाइनेंस बिल के तहत पास हुए थे। बाकी जितने भी, जब ईडी 2002 में इसका गठन हुआ, 2004-5 नोटिफिकेशन, 8 और 18, इसमें से 18 वाला फाइनेंस बिल की तरफ पास हुआ, वो गलत था। ईडी के अमेंडमेंट्स फाइनेंस बिल की तरफ पास नहीं हुए। मूल रूप से ये कानून कब आया था सर? ये जो कानून कब आया था सर 2018 में? इसमें सर मूल रूप से कानून कब आया था? क्योंकि मैं सिर्फ मैं बता 2004, 2005 में, 2008 में, क्योंकि जब यूपीए सरकार ये कानून लाई थी ना, 2004, 2005, हाँ, तो मैं याद दिला रहा हूँ, 2004, 5 और 8, हाँ मैं यही याद दिला रहा हूँ सर, यही याद दिला रहा हूँ दर्शकों को। जब यूपीए सरकार लाई थी ना, तो पी चिदम्बरम साहब जब मेरे ख्याल से वित्त मंत्री थे उस वक्त, तो ये कहा था कांग्रेस के लोगों ने, पी चिदम्बरम को कहा, अरे ऐसा कानून क्यों ला रहे हो, बड़ा ये तो फंस जाएंगे सबके सब। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो है फंदा तैयार किया था शायद विपक्ष के लिए, लेकिन फंस गई उसमें। अब उसमें कोई क्या कर सकता है? अगर कानून है तो है। बोलिए तहसीन जी। नहीं, इसमें एक
नहीं, इसमें एक अंतर है। नहीं, इसमें एक अंतर है। मैं थोड़ा सा समय ले लूंगा, आपके दर्शकों को बताते हो। जो 2004-5 के और 8 के अमेंडमेंट्स थे, 2004-5 में इंट्रोड्यूस हुआ था और 8 के अमेंडमेंट्स है, उसमें यह गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट सिर्फ टेररिज्म मनी रिलेटेड टू ड्रग्स के लिए था। ये जो 2018 वाला है, और अशोक जी जो 2004, 5 और 8 के अमेंडमेंट्स थे वो राज्यसभा से भी गए, ये 18 वाला राज्यसभा से नहीं गया फाइनेंस बिल की तरह। इसमें 18 वाले में अशोक जी कॉपीराइट एक्ट भी है। तो अशोक जी कल ये भी हो सकता है कि सरकार को कुछ बात पसंद नहीं आए जो टीवी में हम और आप बात करें, वो हमारे ऊपर ईडी लगा सकते टीवी में बात करने के लिए। कॉपीराइट एक्ट आ गया ईडी के नीचे। देखिए इस कानून का मैं 10 सेकंड और लूंगा। ये कानून किस लिए आया था? टेररिज्म फंडिंग विद रिलेशन टू ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड टू ड्रग्स और टेररिज्म, इसको छोड़ते आप कॉपीराइट और विपक्ष पे डाल रहे, मुझे लगता है ये गलत है और इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इसको लेकर भी तो सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष जा चुका ना, वहां पर भी उसको कुछ हाथ नहीं लगा था। हाँ अमिताभ जी आ रहा हूं मैं, ये मैं कह रहा नहीं सर, अभी स्टिल अंडर कंसिडरेशन है। ये जो रिव्यू पिटीशन होगा। हाँ ठीक है, अभी स्टिल अंडर कंसिडरेशन है, इससे कोई डिसीजन अभी माननीय उच्च ठीक है। तो ऐसी जल्दबाजी की क्या थी कि भाई ये तुरंत जो है अभिषेक मनु सिंघवी 14 पार्टियों का गठबंधन बना रहे हो और आप वहां पहुंच जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना तहसीन जी, आपने जो नाम गिनवाए ना उसका मैं जवाब लूं, लेकिन उससे पहले मैं फिर कह रहा हूं कि विपक्ष बेहतर होता कि ये कहता जाकर के, ये कहे करके भाई हमारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप जांच कर रहे हो, स्वागत है, लेकिन भाजपा के जो भ्रष्टाचारी उन पर भी जांच करो। अमिताभ सिन्हा जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? अशोक जी इस बात में सिर्फ मैं 2 ही पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। इतनी लंबी चर्चा हुई, उसमें सभी लोगों का अपना अपना मंतव्य आया, कुछ लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। देखिए देश में 2 न्यायालय हैं। 2, एक न्यायालय है जो वाकई में जो संविधान के द्वारा स्थापित है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर, और एक न्यायालय है जनता का। तो या तो आप जनता के न्यायालय में जाइए और बताइए कि आपके साथ गलत हो रहा है, या आप जो वास्तविक न्यायालय है वहां जाइए। और मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी ये हाय तौबा मची है, जो चीख पुकार मची है, उसमें यदि कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, आपने जो एक लाइन कही है कि आप ये बोलो कि हाँ उसके खिलाफ भी कार्रवाई करो, इसी को आगे बढ़ाते हुए उसको लीगो टेक्निकल टर्म में, मतलब जो कानूनी भाषा में भी मैं कहूं, तो इसका प्रावधान ऑलरेडी है। यदि मान लिया ऐसा लगता है विपक्ष के किसी व्यक्ति को कि सामने वाले किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ में कोई सबूत है, तो उसके लिए उसके पास लोअर कोर्ट में भी सीआरपीसी में 156(3) में प्रोविजन है, वो जाए और कंप्लेंट केस फाइल करे। पुलिस नहीं कर रही है तो न्यायालय पे भरोसा है। ओके अमिताभ जी 1 मिनट आपको रोक रहा हूं, क्योंकि मुझे अमिताभ जी 1 मिनट रोक रहा हूं, आपको बात पूरी करने का मौका दूंगा। मुझे 10 बजे से पहले एक ब्रेक लेना, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, 10 मिनट इस कार्यक्रम को एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि पद्म सम्मान को लेकर हमने थोड़ा सा देर से कार्यक्रम, मेहमानों से मेरा निवेदन है 10:10 तक हम प्रोग्राम चलाएंगे। एक ब्रेक लेकर आ रहा हूं अमिताभ जी आपके पास। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम गुल्लक तो नहीं, पर तुमने हमारे पैसे बचाए हैं, बुरे वक्त में साथ निभाया है। तुम्हारे कारण ही दादाजी का दिल फिर से धड़कने लगा है। तुम्हारी वजह से ही 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो पाया है। तुम सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं, हम गरीबों के लिए जीवन कवच हो। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य के साथ आओ बनाएं नया भारत। तो भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान हो गया नाकाम। आज सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जो है विपक्ष की 14 पार्टियों के गठबंधन की जो याचिका थी वो जो है उसको लेकर के उसकी सुनवाई से इनकार कर दिया। विपक्ष ने ये याचिका वापस ले ली, लेकिन 24 से पहले एक बड़ा झटका विपक्ष को लगा है। करप्शन पर लगता है कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अमिताभ जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। अमिताभ सिन्हा जी आप जो कह रहे थे लीगली और इंपॉर्टेंट बिंदु है, उस पर आना जरूरी है कि विपक्ष के पास ये भी विकल्प था ना कि जो नेताओं को लग रहा है कि भाई ये बीजेपी के नेता हैं, इनके खिलाफ जांच नहीं हो रही, ये सुप्रीम कोर्ट ये भी जा सकते थे कि भाई इनके खिलाफ जांच हो। वो वहां पे क्या कानूनी अड़चन थी? अशोक जी सुप्रीम कोर्ट नहीं,
ये बेसिकली एक सेशंस कोर्ट में 156(3) में जुरिस्डिक्शन है, जिसमें कि सीआरपीसी में केस फाइल हो सकता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ में मेरी ये शिकायत है, इसकी जांच को, और उसमें या तो कोर्ट खुद जांच करा सकता है थ्रू इंडिपेंडेंट कमिश्नर, या वो पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। ये एक सिंपल चीज है। नहीं तो आप रिट में जाइए 226 में स्पेसिफिक में, या सुप्रीम कोर्ट आइए 32 में। लेकिन आप ये कहेंगे कि हम वीआईपी हैं, ये हास्यास्पद है, ये कुंठित मानसिकता का सीधा एक तरीके से रिफ्लेक्शन है। मैं मानता हूं कि ऐसी स्थिति में जबकि बौखला गई है पूरी विपक्ष, और ये जो पूरा का पूरा माहौल है इसमें कि अलग से, जैसा मैंने अपने पहले हिस्से में कहा कि एक अलग से सुप्रीम कोर्ट ने ही 2017 में एक अलग कानून बनाया, एक ऑर्डर पास किया, और एमपी एमएलए और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक अलग से कोर्ट की व्यवस्था की है। उस पर भरोसा यदि आपको है तो आज पे जाइए, स्पीडी उस पर ट्रायल, अपने भरोसा करिए कि स्पीडी ट्रायल होगा, आपको आप निर्दोष छूट जाएंगे। आपको क्यों लगता है कि आपके खिलाफ में वो प्रूव हो जाएगा, आपकी जो दोष को सिद्ध करने के लिए वहां पर सबूत है, ऐसा आपको लगता है, तभी आप इतने बेचैन हैं। यदि नहीं है तो दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। आपको बेचैनी क्यों है? यही मैं कहना चाहता हूं कि यदि ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि न्यायपालिका पर भरोसा किया जाए, अमिताभ जी एक सवाल जो पीयूष जोशी जी ने उठाया था, अमिताभ जी, आप जनता की अदालत में जाइए। पीयूष जी में आ रहा हूं, आप ही का सवाल पहले अमिताभ जी, पीयूष जोशी जी ने एक बात की, तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारे कानूनी प्रावधान ऐसे हैं जिसमें अगर आप चाहो तो किसी को भी फंसा करके लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है। वही हो रहा है कि एक केस से दूसरा केस लगा दिया जाता है और उसके लिए जो है रिमांड मांग ली जाती है, और इसी आधार पर जो है विपक्ष को फंसाया जाता है। नहीं, एक चीज बताइए, यदि ये आप पार्टी के यदि सिंपैथाइजर हैं या उनके प्रवक्ता हैं पीयूष जी, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या ये ऐसे उदाहरण देने के लिए इनके पास कोई एक नैतिक अधिकार है? एक मैंने पढ़ा था अखबारों में कि पंजाब में जैसे ये लोग सरकार में आए, इन्होंने रातों रात पुलिस भेज के एक व्यक्ति को दिल्ली से सीधा उठा लिया, इसलिए भाई कि कोई एक ट्वीट किया था। वो तो फिर पूरी व्यवस्था चाक चौबंद थी, चौकस थी, इसलिए फिर उनकी उस प्रयास को सफलता नहीं मिली। तो क्या ये एक तरीके का पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पे लोगों को परेशान करने के लिए आप पार्टी कहीं पीछे है या कांग्रेस पीछे है? इन्होंने तो जॉर्ज फर्नांडिस को, कांग्रेस पार्टी ने तो सड़कों पे घसीटा था हथकड़ी बांध के इंदिरा जी की इमरजेंसी में। देखिए, मैं ये बोलता हूं, यदि पॉलिटिकल वेंडेटा से कोई काम कर रहा है तो उसके पास तभी अधिकार है इसको हाईलाइट करने का विपक्ष को, यदि उन्होंने नहीं किया। पहली बात। दूसरी बात, उनको न्यायालय पे यदि भरोसा है तो भरोसा पूरी तरीके से करिए। यदि नहीं भरोसा है तो जनता की अदालत में जाइए। और आपको न्यायालय में भरोसा नहीं है, ये बात तय है, क्योंकि आपने सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ में महाअभियोग लगा के उनको हटाने की कोशिश की। आपने अभी राहुल गांधी के केस में, मैं तो हतप्रभ था, राहुल गांधी के केस में ये कह रहे हैं कि हमें तो पता था क्योंकि जजेस के ट्रांसफर हो रहे थे। इसका मतलब कि पूरा का पूरा जुडिशियरी जो है, पूरी जुडिशियरी न्यायपालिका करप्ट हो चुकी है। तो आपके पास यदि भरोसा ही नहीं है तो आप न्यायपालिका से चाहते क्या? तो आप जाइए जनता के साथ में धैर्य। तो पीयूष जी न्यायपालिका में भरोसा है ना, तो फिर जनता की अदालत में ही फैसला होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए अशोक जी, बहुत सीधी सी बात है। अमिताभ सिन्हा जी ने कुछ वैलिड क्वेश्चंस किए हैं, मेरे ख्याल से मेरे पास में उसके वैलिड आंसर्स हैं, तो देते हैं। सीधी सी बात यह है कि ये बोलते हैं कि भाई आप चले जाइए, सेशंस कोर्ट में चले जाइए, आप जाके बोल दीजिए कि भाई न्यायालय में आवेदन लगाइए। हम तो बात उन केसेस की कर रहे हैं जिनमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं अदालत के द्वारा। उसके ऊपर एक बहुत ही सब लोग मुझसे ज्यादा वरिष्ठ हैं राजनीति में भी और मुझसे ज्यादा समझदार भी हैं, तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सीधी सी बात है। यदि आप में, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि दिगंबर कामत हो गए, शुभेंदु अधिकारी हो गए या हेमंत बिश्व शर्मा हो गए, कितनी बार चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, न्यायालय द्वारा चार्जेस डिसाइड किए जा चुके, फ्रेम किए जा चुके हैं, कितनी बार पूछताछ हुई है, कितनी बार सीबीआई ने उनकी रिमांड मांगी है। रही बात ऐसी कि भाई क्या प्रॉब्लम है यदि न्यायालय में भरोसा है, तो प्रॉब्लम ये होता है साहब कि जब आपके दो स्टार परफॉर्मर्स, आप बोलते हो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग इंडिया टीम में नहीं खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि हमें लगता है कि वो बीमार हैं, इसलिए नहीं खेलेंगे। वो बोल रहे हैं भाई हम फिट हैं, ये है, आप प्रूव करिए कि हम बीमार हैं, मेडिकल की रिपोर्ट ले आइए कि हम बीमार हैं। पर अब बात ये हो रही है कि भाई नहीं, हम तो उन दोनों को नहीं खेलने देंगे। अब यही बात हो रही है कि भाई आपके जो दो स्टार परफॉर्मर्स हैं, जो स्वास्थ्य और शिक्षा वाले मंत्री, आप जेल में डाल देंगे और उनकी रिमांड एक्सटेंड करते जाएंगे, तो हमारे मॉडल को, हमारा जो प्रोसेस है, सर स्टार परफॉर्मर सुनिए, अगर वो स्टार परफॉर्मर है
तो वो तो मुझे लगता है कुछ किसी को स्टार परफॉर्मर होने के नाते ये हक नहीं मिलता। अगर सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेलता है तो उनको ये हक नहीं मिलता कि वो कहे कि नहीं मैं तो बल्ला जो है 36 इंच का लेकर आऊंगा, मुझे तो मेरी विकेट जो है मेरी एक विकेट में मैं खेलूंगा। सचिन तेंदुलकर तो ऐसा नहीं कहता। आपके स्टार परफॉर्मर है तो चाहते हैं कि वो करप्शन के मामले में उनके खिलाफ जांच ही ना हो, है उनके ऊपर कोई आरोप लगे, वो आरोप लगे। नहीं आप पीयूष जी मनीष सिसोदिया पर 100 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाले का आरोप है, शिक्षा घोटाले का आरोप नहीं है। वो शिक्षा में स्टार परफॉर्मर होंगे लेकिन शराब घोटाले में बड़े आरोपी है, वो शराब घोटाले में बड़े आरोपी है। तो प्लीज इसको नहीं प्लीज सुनिए सर, प्लीज मेरा आपसे निवेदन है सर, जनता को गुमराह मत कीजिए कि बड़े स्टार परफॉर्मर है। मैं कहता हूं कोई कितना बड़ा स्टार परफॉर्मर हो उसको करप्शन करने का हक नहीं मिल जाता, जनता को कोई गुमराह नहीं, उसको कोई हक नहीं मिल जाता स्टार परफॉर्मर को नाम पर पे। कोई ये नहीं बोल रहा स्टार परफॉर्मर तो सर ये तर्क मत, ये तर्क नहीं पीयूष जी यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो एग्जैक्टली यही तो सुप्रीम सर यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आ रहा हूं यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई वीआईपी आप नहीं हो कि आपको इम्यूनिटी मिल जाए, आप स्टार परफॉर्मर। इसलिए मैंने क्योंकि शिक्षा में अच्छा काम किया तो मैंने जो शराब घोटाला किया उस शराब घोटाले को आप नजरअंदाज कर दीजिए सर, क्योंकि देखिए मैंने शिक्षा में इतना अच्छा सर प्लीज सर केस चल रहा है। नहीं तो मैं तो आरोपी है, मैं तो कह रहा हूं आरोपी है, मैं तो कह रहा हूं आरोपी है, शराब घोटाले के आरोपी है, आरोप कर रहे हैं सर, कोऑपरेट कर रहे हैं सर, जांच का अधिकार सर उनके खिलाफ पीयूष जी, उनके खिलाफ जांच भी सुप्रीम कोर्ट, उनके खिलाफ जांच भी देश के कानूनों के तहत हो रही है, प्लीज ये भी समझिए। छोटा सा प्रश्न है, मैं आपसे आप जवाब ही दे दें। मेरा ये कहना है कल को यदि वे दोष मुक्त साबित हो जाते हैं और 2 साल 2.5 साल जेल में रहते हैं तो ये आप मुझे बताइए कि क्या प्रूव होगा 2.5 साल? अब मैं ठीक है, बहुत सही आपने कहा। अब मैं आपको बताता हूं, इस देश में एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर 5 रुपए चोरी का इल्जाम लगा था, वो 11 साल जेल में। हाँ सुनिए ना, सुनिए अब मेरी बात सुनिए, अब सर सवाल का जवाब भी ले लीजिए ना। तो इस देश में 5 रुपए के चोरी के इल्जाम में एक व्यक्ति 7 साल जेल में रहा, मनीष सिसोदिया। सुनिए सर, सुनिए तो सही ना, सुनिए मेरी बात सुनिए पीयूष जी, मेरा जवाब ले लीजिए, सवाल करने से पहले जवाब ले लीजिए। पहले नहीं गलत हुआ सही हुआ, लेकिन वो 5 साल तो मनीष सिसोदिया, 1 मिनट आवाज नीचे कीजिए इनकी, मनीष सिसोदिया कोई वीआईपी नहीं है कि वो कहे कि मेरे ऊपर आरोप लगे 5 रुपए के जुर्म में एक आदमी 11 साल जेल में रहे, लेकिन मनीष सिसोदिया 100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में एक भी दिन जेल में क्यों रहे? क्योंकि वो वीआईपी है। मैं यही तो कह रहा हूं, अदालत ने यही कहा कि वीआईपी आप नहीं हो, इम्यूनिटी आपको नहीं मिली है, आपके ऊपर भी देश का कानून लागू होता है, जैसे देश के बाकी लोग हैं वैसे आप भी हो। आप अपने आप को सुपर मत समझिए कि आपने शिक्षा में बड़ा अच्छा काम कर दिया तो आपको शराब घोटाला करने का अधिकार मिल जाता है, ये आपको अधिकार नहीं मिलता। लेकिन मैं जल्दी से मैं अनिला जी जो मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार का टेस्ट जो है जनता के बीच होगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आंकड़े जो हैं वो ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं सब कुछ बड़ा प्लेन नहीं है जैसा कि दिखता है। आंकड़े ये कह रहे हैं आपके नेताओं के खिलाफ, अभी देखिए तहसीन जी ने इतने नाम गिना दिए, आपके नेताओं पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? 2 बात कहूंगी। पहली बात तो ये है कि मैंने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कोई भी राजनेता किसी भी राजनीतिक दल से भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो उसके खिलाफ हम इंटेरोगेशन रुक जाए ऐसा कोई भी प्रयास नहीं करते हैं। एजेंसीज अपनी इंक्वायरी करती रहती हैं, उसका फैसला आज आए या कल आए, है ना। ऐसे भी नेता हैं, आप टीएमसी के नेता मुकुल रॉय को देख लीजिए, हमारे यहाँ के क्या इंटेरोगेशन खत्म हो गई क्या? अगर वो दागी थे तो फिर से क्यों उन्होंने वापस ले लिया टीएमसी ने? एक नहीं 10 उदाहरण है, आए हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल इंक्वायरी हम नहीं रोकते हैं। और दूसरी बात ये है जो एनहांसमेंट ऑफ केसेस की बार बार बात यहाँ की जाती है अशोक जी, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एफआईआर जो है उसमें आप जबरदस्त इजाफा देखेंगे जब समाजवादी पार्टी से आप कंपैरिजन करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि क्राइम बढ़ गए, क्राइम तो एनसीआरबी भी बता रहा है घट गए हैं, एफआईआर दर्ज होने लग गई है। अब सेंट्रल एजेंसीज अगर कार्य कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ, तो ये तो इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। ये दुखी क्यों हो रहे हैं? दूसरी बात ये है कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हम ईडी की बात करते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इसके दो मेन आर्म्स है, एफईएमए और
पीएमएल है, जिसके बारे में अभी जिक्र भी कर रहे थे तहसीन जी ने, बहुत ही क्रिटिकल वे में 2018 का जो चेंज आया था उसके बारे में कहा। जबकि 2018 अंडर द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 नाउ द ईडी प्रोसेसेस द केसेस ऑफ फ्यूजिटिव्स फ्रॉम इंडिया, यानी कि वो लोग जो भारत में जो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल क्राइम कर देश छोड़कर भाग जाते हैं, उनके खिलाफ भी ईडी कार्रवाई कर सकती है। ये एक अमेंडमेंट लेकर आए जिसकी लड़ाई अभी तहसीन जी कर रहे हैं। आप इनकी मानसिकता देखिए ना। ओके, मेरे पास समय नहीं है। 30 सेकंड तहसीन जी, 30 सेकंड अमिताभ जी। कुल मिलाकर अब ये फैसला तो जनता करेगी 24 में। अदालत ने तो कह दिया कि अब कोई आधार नहीं है, तो अब आप जिसको अभियान चलाना है, भ्रष्टाचार की कार्रवाई रोकनी है, जनता में जाए, जनता साथ होगी तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है देश में। तहसीन जी, जनता के पास जाए, कोर्ट्स में इंडिविजुअल केसेस ले जाए रिलीफ के लिए या कॉन्विक्ट करने के लिए, जैसे अमिताभ साहब ने बताया। लेकिन एक चीज याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, ये सारी बातें गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज किसी को फटकार लगाए वर्तमान सरकार को एक न्यूज चैनल के संदर्भ में और कहा कि हम ये सील लिफाफे बंद करने चाहिए, आज से 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि कहा सरकार इंपोर्टेंट है, हेट स्पीच को नहीं रोक रही है। तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है, ऑपोजिशन अपना काम करे और जनता के दरबार में जाए, पार्लियामेंट में रखे। सर ठीक है, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में जो है सरकार के खिलाफ भी जाकर टिप्पणियां की, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, बिल्कुल, लेकिन आज का विषय ऐसा था, इसलिए मैंने कहा कि भाई आज तो कम से कम विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा। अमिताभ जी, जल्दी से आपकी आखिरी टिप्पणी। बस इतना ही कहना है कि जैसे अभी पीयूष जी ने कहा बहुत ही उत्तेजना में कि रिमांड पे क्यों भेज देते हैं, रिमांड पे कैसे रखते हैं, मैं आपको जानकारी भी होगी, लगता है कि अभी बहस के दौरान आपने शायद उसको जानबूझ के नहीं कहा। रिमांड पे कौन भेजता है? ना जांच एजेंसी भेज सकती है, ना सरकार भेज सकती है, कोर्ट भेजता है। और कोर्ट के ऊपर में यदि आपको प्रश्न चिन्ह लगाना है तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, ना आप पार्टी के प्रतिनिधि को, ना कांग्रेस को। तहसीन जी तो बहुत संतुलित बोल रहे हैं। मेरा मानना है कि आप या तो किसी चीज पे भरोसा करिए या मत करिए, और यदि किसी चीज पे आपको भरोसा नहीं है तो फिर आपके पास दूसरा विकल्प है, और दूसरा विकल्प जनता का न्यायालय है। मैंने शुरू में कहा जनता का न्यायालय है, जनता की अदालत में ये प्रोविजन है कि आप जाके किसी इंडिविजुअल के खिलाफ में केस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास तथ्य नहीं है, और आपके पास खिलाफ यदि रिमांड मिल रहा है, इसका मतलब आपके खिलाफ तथ्य है। सीधी बात है। ओके, चलिए, ये तो कुल मिलाकर अब अदालतों में बहुत सारी चीजें तय होनी है, लेकिन अदालतों ने आज ये तो तय कर दिया कि जांच एजेंसियां अपना काम करती रहेंगी। आप ये बार बार कहें कि मिसयूज हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन अदालतों ने साफ कह दिया कि नेता जो हैं वो कानून से ऊपर नहीं है, इस देश के आम नागरिक की तरह है। उनको कोई इम्यूनिटी नहीं मिल जाती कि उनके खिलाफ कोई जांच ना हो, तो जांच तो होगी। और जांच से डर रहे, आपको डर है, तो फिर ये आपको देखना है कि आपका दामन कितना साफ है। और कुल मिलाकर फैसला तो जनता की अदालत में 2024 में हो ही जाएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार। शुरू करो।